Hello students, this is video number 3 of circular motion and the topic is centripetal and tangential accelerations. Very important topic even from the board point of view. इसलिए बड़े अच्छे से इसको सीखेंगे इस टॉपिक को. इसके अंदर हम छोटी सी डेरिवेशन भी करेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेंगे व्हाट आर दीज एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग मोशन क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ. कि मान लो एक गाड़ी सर्कुलर मोशन में चल रही है और मैंने उसको चैलेंज कर दिया कि भाई तुम एक्सेलरेशन किए बिना, तुम्हारी मोशन एक्सेलरेटेड हुए बिना तुम सर्कल में ट्रेवल नहीं कर सकते. तो उसने बोला कि भाई देखो मैं कैसे करूंगा. मैं अपनी गाड़ी जो चलाऊंगा, ये जो मैं गाड़ी चलाऊंगा यहां, मैं तो इसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रखूंगा. मैं तो स्पीडोमीटर पे देख के चलूंगा कि भाई मेरी स्पीड जब मैं ये पूरा सर्कल काटूं, तो मैंने अपने स्पीडोमीटर पे देख के रख रहा हूं कि भाई मेरी स्पीड तो 50 मीटर पर सेकंड से चेंज हुई ही नहीं. मेरी तो स्पीड क्या रही, 50 किलोमीटर पर आवर. इससे ऊपर तो मैंने इसको जाने नहीं दिया, ना इसको नीचे जाने दिया. मैंने बिल्कुल इधर ही रखा है. मैंने कहा भाई तुम्हारे साथ हम एग्री करते हैं कि तुमने स्पीड को इतना रखा. स्पीड तुम्हारे कंट्रोल में तो है, लेकिन जब तुम सर्कल काट रहे हो तो हमें मालूम है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तुमने स्पीड को कांस्टेंट रखा, फाइन, लेकिन जब तुम सर्कल पे घूम रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है. यू कैन सी दिस. अब ये गाड़ी इधर पहुंची, जब ये वाली गाड़ी इधर पहुंची तब इसकी स्पीड ये आ गई, सॉरी डायरेक्शन ये आ गई. स्पीड उसकी 50 ही है, लेकिन डायरेक्शन यहां देखो कैसी है और यहां देखो कैसी है. इवन बिल्कुल क्लोज ले जाओ यहां, ये तो मैंने काफी आगे चला गया ना, यहां पे ले आओ. क्या यहां पे भी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाती है. हर थोड़े से मूवमेंट से सर्कुलर मोशन पे ट्रेवल करने से आपकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, और डायरेक्शन का चेंज होना एक्सेलरेशन का होना है. तो ये हमने बात समझनी है कि भाई जब वेलोसिटी चेंज होती है ना, वेलोसिटी के चेंज होने के कारण एक नहीं है. वेलोसिटी का चेंज होना दो कारण से चेंज होता है. वेलोसिटी चेंज मैग्नीट्यूड से भी चेंज हो सकती है, और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज होती है. ऑब्वियसली व्हेन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब आप बोल रहे हो वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हुई? बिल्कुल हुई. तो इसलिए ये बात अंडरस्टैंड करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सर्कुलर मोशन इज दैट इज वाई इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोशन, जहां पे एक्सेलरेशन के बिना मोशन हो ही नहीं सकती. इसलिए पहली बात अपनी लाइन पे लिख के रखो, अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन. आप जो मर्जी कर लो, सर्कुलर मोशन, अगर आपको सर्कल में ट्रेवल करना है तो आपकी मोशन एक्सेलरेटेड होगी ही होगी. एक्सेलरेटेड इतना बोलना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए, मैं बताता हूं. इसका रीजन यह है कि अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो फोर्स जरूर इन्वॉल्व होगी. मतलब फोर्स के बिना यह वाली मोशन हो ही नहीं सकती. तो इसलिए हम एक्सेलरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई इतना क्या हो गया, ठीक है एक्सेलरेशन है तो फिर क्या हो गया. लेकिन एक्सेलरेशन का पता लगाना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए कि क्या फोर्स है या नहीं है, क्या इसको फोर्स की जरूरत है या नहीं है. तो अगर फोर्स की जरूरत का कैसे पता चला? हमने ये बता दिया भाई कि जब भी सर्कल में चलोगे तो आपकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी तो यू नीड फोर्स. तो ये बात हमने समझी. और ये जो बंदा था जिसने बोला, भाई डिसअपॉइंटेड बंदा जिसने बोला कि भाई मैंने तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही पूरा सर्कल ट्रेवल किया, लेकिन स्टिल यू आर सेइंग कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैंने उसको बोला कि भाई चलो तुम्हारी सर्कुलर मोशन को एक नया नाम देते हैं, जिसको हमने बोला यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या एक्सेलरेटेड है? बिल्कुल है. मैंने बताया आपको सर्कुलर मोशन आप कभी बिना उसके कर ही नहीं सकते. लेकिन हमने सर्कुलर मोशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए.
अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक स्टेज बनाने के लिए कि पहले चलो पहले वो वाली बात समझ लेते हैं जहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड के साथ पंगे नहीं हो रहे। फिर हम पढ़ेंगे जहां पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन को तो कंट्रोल आप कर नहीं सकते, ठीक है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है। तो इसलिए जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ऑब्वियसली तब डायरेक्शन भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ये समझो बात को। ऐसा तुम कोई केस नहीं ले सकते जहां पे मैं बोलूं डायरेक्शन चेंज नहीं होगी सर्कुलर मोशन में, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक, इसलिए दो ही केसेस बनते हैं इसमें, एक क्या जिसमें मैग्नीट्यूड को तुम कांस्टेंट रखोगे और दूसरा वो जिसमें तुम मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट नहीं रखोगे। तो ये सिर्फ स्टेजेस बनाई हैं समझने के लिए। ऑब्वियसली मेजॉरिटी टाइम तो मोशन वैसी ही होगी जहां पे क्या मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, प्रैक्टिकली अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें। बट ऐसी भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो ये वाला बंदा जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरा सर्कल चल के आया, तो उसको मैंने क्या बोला कि भाई तुम एक्सेलरेशन तो नहीं अवॉइड कर सके, तुम फोर्स के बिना काम तो नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारी मोशन को एक नया नाम देता हूं जिसका नाम मैंने क्या रखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो काइनेमैटिक्स में हमने ये सीखा था जब हमने एक्सेलरेशन को फर्स्ट टाइम पढ़ा था, अगर आप देख सकते हो वीडियोस भी, कि कोई भी अगर एक पार्टिकल है, कोई भी एक बॉडी है, बॉडी हमारे लिए पार्टिकल ही है बेसिकली, अभी तक तो हम उसके डायमेंशन कंसीडर कर नहीं रहे, तो इसलिए हम हर एक को तो पॉइंट ही ऑब्जेक्ट मान रहे हैं अभी तक। तो कोई भी अगर एक बॉडी है, अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसी है जैसे मैंने बनाई है, तो ये वाली जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है, समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। तो अगर फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही हो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही हो, तो ऑब्वियसली यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं सारा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये सब। फिर दूसरा केस लेंगे जहां पे वो बॉडी है और लेकिन उस पे इस बार जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है या एक्सेलरेशन है, दैट इज ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द वेलोसिटी। आप खुद लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, शॉर्टकट में लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, ये भी बात समझ आ गई। थर्ड केस सबसे इंटरेस्टिंग, अगर देखो ध्यान से, यही सबसे इंटरेस्टिंग है जो हमने सर्कुलर मोशन में अंडरस्टैंड करना है। क्या, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है एग्जैक्ट, तो वो जो पुराने दो केसेस पढ़ाए ना, वहां पे लिख देना आप साथ में कि डायरेक्शन डजंट चेंज, वहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन थर्ड इंटरेस्टिंग केस में क्या बात कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंजेस। यहां पे डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंजेस। ये हमने बात यहां समझनी है कि भाई अब ये जो हमने अभी तक 3 केसेस डिस्कस किए ना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैं वो आपको बताता हूं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग केस होता है जो प्रैक्टिकल केसेस हो सकते हैं, खासतौर पे हमारे इस चैप्टर के अंदर। क्या कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक सर्टेन एंगल थीटा पे हैं, तो अब क्या होगा, जो हमारा एनालिसिस हमने किया ना अभी तक, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक एनालिसिस किया कि अगर एंगल 0 हो तो क्या होगा, एंगल 90 हो तो क्या होगा, कोई बात नहीं। यही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जब हम पढ़ते थे ना, ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि जब भी एंगल पे कोई चीज आए ना किसी के साथ, तो हम उसके 2 कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इसके दो जब कंपोनेंट बनाऊंगा तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एलोंग क्या, वेलोसिटी के साथ जो एंगल 0 बनाएगा,
ये ए आएगा, इसको हम बोलते हैं ए टी, याद रखना प्लीज। क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं ए टी और इसको बोलते हैं ए आर, रेडियल। एक को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, एक को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो एंगल जीरो बनाएगा किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, ये पहले भी पढ़ा है सब हमने, शायद नाम नहीं तब मैंने दिया होगा, ठीक है। एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्या बात सीखी हमने यहां, मैं बताता हूं। अब यहां हम जो बात सीख रहे हैं दैट इज, इसका काम है ये वाली एक्सेलरेशन। मैंने फिर बोला था आपको, ये एक्सेलरेशन बोलो या फोर्स बोलो, तो यानी कि इस फोर्स का काम, ये वाली जो 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 एंगल जीरो बना रही है वेलोसिटी के साथ, मान लो इस बॉडी को कोई यहां से धक्का मार रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपको दिख रहा ही दे रहा है क्या, इसका क्या, इस एक्सेलरेशन का क्या काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज, या इंक्रीज है, आप चेंज भी बोल सकते हो, आप चेंज लिख दो। इंक्रीज डिक्रीज तो डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा अभी। डिक्रीज वाला यहां पे इस पर्टिकुलर केस में तो इंक्रीज ही हो रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहा है, ये वाला 80, और ये डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब अगर एक एंगल पे एक्सेलरेशन हो, एक एंगल पे वेलोसिटी के साथ फोर्स एक एंगल पे हो, तो वो उस बॉडी की मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगी और उसके डायरेक्शन को भी चेंज करेगी। लेकिन अब हमें इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या मान लिया उस फोर्स को या उस एक्सेलरेशन को कि यार वो दो है, वो एक नहीं है। वो क्या, वो दो बंदे हैं। एक क्या करने लगा हुआ है, एक उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने लगा हुआ है या डिक्रीज करने लगा हुआ है, और एक उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में लगा हुआ है। तो ये बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस सारे एनालिसिस के लिए, जो मैंने आपको अभी समझाई कि ये क्या करेगा, इट चेंजेस द डायरेक्शन। ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी समझने वाली। अब देखो ये नेक्स्ट केस है आपका, इसको तो आप खुद ही, मुझे लगता है कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए। एक्सेलरेशन इस बार एंगल ऑब्ट्यूज बना रही है, बट आप देखो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनाओ, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट बनाओ, आपको सब रियलाइज हो जाएगा। एक वो जो वेलोसिटी के साथ के लाइन में आया, और एक वो जो उसके परपेंडिकुलर आया। ये हो गया टेंजेंशियल, ये हो गया आपका। इस बार क्या हो रहा है, इस बार मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मैंने लिख रहा कुछ भी, आप खुद लिखोगे अपने पास। और ये हो गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन, ये होगी रेडियल एक्सेलरेशन। दिस इज द केस, आप खुद लिखो इस चीज को, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। कोई कंपोनेंट बनाने का सिग्निफिकेंस आपको समझ आना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने क्यों पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, तब नहीं समझ आता है कि क्या चल रहा है यार ये सब। लेकिन अब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये चल क्या रहा था, क्योंकि हम किसी भी एंगल वाली चीज को एनालाइज करने के लिए उसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, उसके दो कंपोनेंट बना के फिर अंडरस्टैंड करते हैं। सामने सामने दिखाई दे रहा है कि यार एक बॉडी आगे की तरफ चल रही है और कोई पीछे की तरफ खींच रहा हो, मैंने बोला ना ये फोर्स है, कोई उसको पीछे की तरफ खींच रहा हो, तो क्या मतलब हुआ, उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और कोई चीज अगर इधर की तरफ चल रही है और मैं इधर से धक्का मारूंगा उसको, तो चेंज उसकी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी। जस्ट इमेजिन ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और मैं उसको यहां से पुश करूं, वो आगे चल रही है और मैं पुश यहां से कर रहा हूं, तो क्या मतलब होगा उसका, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी या नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। धक्का यहां से मारने वाला उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो बस कहानी कुछ नहीं है, कहानी वही है, लेकिन उसको जरा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए एक सीक्वेंस बनाए गए हैं, उनको हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और टेक्निकल टर्म्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, जो यहां पे मैंने आपको बताया। तो दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं हमेशा, एक वो एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड पे काम कर रही है, और एक वो एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन पे काम कर रही है। काम कर रही मतलब आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए दो तरह की एक्सेलरेशंस होती हैं हमेशा, और एक को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन में इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो सर्कुलर मोशन का केस लेते हैं। ये मेरी एक ब्लू कलर की बॉडी जो मैंने बनाई है छोटी सी, ठीक है, ये एक सर्कुलर मोशन में चल रही है। मैंने डायरेक्शन भी बनाई है कि ये कैसे चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। फाइन, छोड़ दो उसको, उसकी तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से ही आपको दिख जाना चाहिए था। यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो क्या कर रहा है यहां पे, इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई।
यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई, समझेंगे इस बात को अच्छे से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई तो क्या मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुई तो इसका मतलब हुआ कि एक एक्सेलरेशन इधर इस डायरेक्शन में है टेंजेंशियल वाली, और आप ध्यान से देखो जरा, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर इस बॉडी को, ये जो ब्लू वाली बॉडी है, इसको अगर मुझे सर्कल में घुमाना होगा तो कॉन्टिन्यूसली यहां से फोर्स लग रही होगी या नहीं, 90 डिग्री पे, ठीक है। मैं इसको यहां नहीं बनाता, यहां बनाता हूं, यहां की तरफ होगा, बिल्कुल होगा, वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री पे। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। एक और बात आपको बताता हूं, देखो इंटरेस्टिंग, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, अच्छे से नोट करना मैं जो बात बोल रहा हूं। किसी भी सर्कुलर मोशन पे मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो वो कैसी हुई, इधर इसके 90 डिग्री पे मुझे बनाना है, तो इसके 90 डिग्री पे आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि टेंजेंट के 90 डिग्री जब हम बनाएं कोई लाइन तो वो हमेशा सेंटर से पास करती है, वो हमेशा सेंटर से पास करती है। इसलिए माइंड इट, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है ना आपकी यहां पे इस केस में, जो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में लगी है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड को चेंज करने में लगी है, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, द डायरेक्शन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज ऑलवेज, मैंने रीजन भी बताया अभी, ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center. It is always directed towards the center. That is why, लिख के रखो अपने पास प्लीज, that is why this acceleration, radial acceleration in case of circular motion, particularly in circular motion, is also called centripetal acceleration. Centripetal acceleration मैंने लिखे हुए हैं स्पेलिंग, सेंट्रीपीटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, इसलिए इसका नाम लोगों ने रखा है क्या, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपको कहां से कहां लेके आया हूं, आपको कैसे सर्कुलर मोशन में बताया कि भाई दो तरह की एक्सेलरेशंस तो आई हैं। मैंने आपका नॉन यूनिफॉर्म वाला केस लिया, मैंने केस भी कौन सा लिया, नॉन यूनिफॉर्म वाला। तो नॉन यूनिफॉर्म वाला जब केस लिया तो आपको क्या पता चला, इससे नॉन यूनिफॉर्म वाले से पता चला भाई 80 तो होगा ही होगा, 80 भी है, ये 80 है, ठीक है, 80 है। फिर उसके बाद AR भी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है। रेडियल की डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में चलना है तो भाई आप बताओ ना, धक्का कहां से मारना पड़ेगा, इधर से नहीं मारना पड़ेगा क्या, तभी तो इस तरफ घूमेगा ना। अगर ऐसा उल्टा धक्का मारने पे तो ये बाहर निकलेगा ये पार्टिकल, तो इसलिए हमेशा वो कहां की तरफ धक्का है, अंदर की तरफ। लेकिन अंदर की तरफ किधर, अंदर की तरफ, वो हमेशा सेंटर की तरफ। क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन, जो फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करती है वो 90 डिग्री पे होती है वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी जो है वो इस समय सर्कल के साथ टेंजेंट पे है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जब भी कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए वो हमेशा सेंटर से पास करती है। दैट इज वाई रेडियल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड, रेडियल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स के क्या क्या चेंज होते हैं, क्या क्या चीज़ किस में क्या क्या होती है, उसके बारे में बात करने लगा हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, यस ओमेगा भी कांस्टेंट, समझेंगे इस बात को, ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। ओमेगा क्यों कांस्टेंट होगा, अगर आपने स्पीड ही चेंज नहीं कर रहे, अगर सर्कुलर मोशन में है तो ओमेगा कैसे देखते हो आप, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। वेलोसिटी देखो अच्छे से समझना इस बात को, ये सर्कल, ये सेंटर, ठीक है। अगर मैंने यहां पे 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रखी है तो हर एक आर के बाद कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 50 किलोमीटर। डिस्टेंस ये होता है जो मैं बना रहा हूं, हर एक आर के बाद 50 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो हर एक आर के बाद अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका जो एस है वो कॉन्टिन्यूसली हर मिनट के बाद उतना ही चेंज होता है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन वन।
अगर मैं थीटा की, ये तो आपको पता चल गया कि ये इसका मीनिंग तो आपको पैसे भी पता है, थीटा की टर्म्स में अगर बात करूं, ये देखो 1 घंटे में अगर ये सेम है, आप सोचो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये वाली आर्क ने जो एंगल यहां बनाया इस केस में पहले घंटे में, और दूसरे मान लो ये 50 किलोमीटर है पहले घंटे में और ये भी 50 किलोमीटर है अगले घंटे में, तो क्या थीटा भी सेम हुआ इन दोनों केसेस में या नहीं? अगर थीटा सेम हुआ तो दैट मींस कि जो चेंज ऑफ थीटा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा है, वो तो जीरो हुआ ना, तो इसका मतलब ओमेगा क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। जब थीटा हर जगह क्या रह रहा है चेंज, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि जितना थीटा यहां चेंज हुआ उतना ही थीटा यहां पे चेंज हुआ, इसलिए डी थीटा बाई डी टी इज कांस्टेंट, इसलिए ओमेगा भी कांस्टेंट होता है। रट्टा नहीं मारना है, समझ के करना है, ठीक है। अब इन दोनों के चेंजेस के कारण जरा समझना क्या हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण मैं पता क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन याद करो, एटी और एसी, एटी इक्वल टू 0 हो गया। एसी के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, एसी तो होगा सर्कुलर मोशन में, एसी एक्सेलरेशन के बिना काम हो ही नहीं सकता। एटी इक्वल टू 0 और एटी इक्वल टू 0, तो इसके मतलब क्या हुआ? और अल्फा भी 0। क्यों भाई? अल्फा कैसे 0? अल्फा भी 0, यस अल्फा भी 0। अल्फा क्या, देखो एटी क्या होता है, एटी लिखो अच्छे से, क्या होता है? डी ये होता है, नो नो नो, गलत बनाया। एटी ये नहीं होता, एटी ये होता, देखना ये लिखना था मुझे, सॉरी, ये है एटी। अल्फा क्या है? ये है डी ओमेगा बाई डी टी। तो दोनों कांस्टेंट हैं, तो दोनों 0 हुए। समझ के हर चीज को समझ के। लेकिन एक्सेलरेशन कोई तो है जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, मैंने पहले वो तो आपको डिटेल बता दिया। वो एक्सेलरेशन कौन सी है? ठीक है, वो होगी आपकी नेट एक्सेलरेशन। कौन सी? नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन कितनी हुई? नेट एक्सेलरेशन तो एसी हुई भाई, सेंट्रीपिटल वाली। ए आर लिखो या एसी लिखो, एक ही बात है, ठीक है, घबराना नहीं, एक ही बात है। ए आर जर्नल टर्म है, सर्कुलर मोशन के लिए एसी है, ठीक है। तो ए नेट इक्वल टू क्या हो गया? एसी। ध्यान से सुनना, ए नेट इक्वल टू एसी हो गया। तो दूसरी बात, ए नेट और एसी के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? सॉरी, एटी और एसी के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मालूम है आपको, देख लो, आप कंपोनेंट बनाया ना हमने, एसी और एटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। इसलिए ए नेट इज इक्वल टू क्या होता है? एक्चुअली ए नेट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। तो एटी तो है नहीं, तो इसलिए एसी आया, ये आ गया ए नेट। ए नेट इक्वल टू एसी, ये आर आ गया। फिर क्या मैं बोल रहा हूं, ये और एसी की पता वैल्यू हम ना डिराइव करेंगे, एसी की वैल्यू डिराइव करेंगे। एसी पता किसके बराबर आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी आप याद रख सकते हो, अभी मैंने एक ये बनाया तो आप याद कर लो। अब मैं जब नॉन सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो पहले पॉइंट देखो, पहले क्या ये भी कांस्टेंट होगा? नहीं होगा, नॉन सर्कुलर मोशन है भाई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं होगा। एटी भी 0 नहीं होगा। ये देखो मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पे। नॉन सर्कुलर मोशन में तो ना एटी 0 होगा ना अल्फा 0 होगा, क्योंकि सब कुछ चेंज कर रहा है ना, ओमेगा भी चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, एसी भी प्रेजेंट होगा, एटी भी प्रेजेंट होगा। ए नेट देखो मैंने क्या लिखा है, ये सब कुछ आपको समझ आना चाहिए। एटी का जो आपका जैसे आपका फॉर्मूला नहीं है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो कई लोग बोल देते हैं कि ए इज इक्वल टू अल्फा आर, कई लोग ये गलत लिखते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूं ना, ए इक्वल टू अल्फा आर जब लिखते हैं ना, ये गलत है। ए टी इक्वल टू अल्फा आर है, ठीक है। सिर्फ टेंजेंशियल वाला, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला जो चेंज करने वाला है, सिर्फ वही अल्फा आर के बराबर है। ए इक्वल टू अल्फा आर बिल्कुल नहीं है, ए इक्वल टू अल्फा आर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये जो बात मैंने आपको बोली, इसको बड़े अच्छे से लिख के रखो अपने पास कि इन सब चीजों का क्या मीनिंग है। ये जो ए नेट है, इसके बारे में भी आपको बताता हूं, व्हाट इज ए नेट। ए नेट को कैसे लिखोगे आप, डेरिवेटिव की टर्म्स में कैसे लिखोगे, ये भी समझना। वो डीवी बाई डी टी है, यस, वो डीवी बाई डी टी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज एसी,
डायरेक्शन अलग से लिख नहीं सकते डी बाई डी टी में, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं एसी। लेकिन ए नेट क्या है, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ये है, अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ये है। तो ये बात मैं आपके साथ कर रहा था, इसको जरा अच्छे से अपने पास लिख के रखना है जो मैंने अभी बताया। एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि ये किसके बराबर आता है। दो डेरिवेशंस हुई ना, एक तो आपको ये नहीं मालूम कि ये ए टी इक्वल टू अल्फा आर कैसे आया, और दूसरी बात ये कि ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे आया, उसके ऊपर बात करते हैं। ये आप देख सकते हो, नोट्स के पेज है मेरे, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ इसको। ये देखो, ध्यान से देखना जरा इसको। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, उसकी वेलोसिटी पहले ये थी, अब उसकी वेलोसिटी ये है, v2 है, ठीक है। लेकिन ये यूनिफॉर्म, हम सिर्फ एसी को डिराइव करना चाहते हैं यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एटी की डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, किसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, ए नेट की डेरिवेशन भी नहीं, सिर्फ एसी की। तो एसी की डेरिवेशन करने के लिए वो लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, वो लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंशन ही नहीं है एटी की, एटी तो जीरो होता है, तो जो एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, ठीक है, वो ये आएगी। इसलिए क्या चीज़ लिख के रखी है, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि v1, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है कि ये एक्चुअली ए और बी बड़ी दूर बनाए हैं, लेकिन एक्चुअली आपने पास लेने हैं ये, ठीक है। ये डेरिवेशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये चल बहुत कम रहा है, थोड़ी देर के लिए चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान लिखा होगा मैंने यहाँ, ठीक है, तो आपने पढ़ लेना है वो भी। तो ये, लेकिन अब आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं पास बनाया, दूर क्यों बनाया, फिर वो डायग्राम नहीं ना दिखाई देती है ढंग से। तो डायग्राम ढंग से बनाने के लिए आपने ये सिर्फ लिख देना है कि भाई जो टाइम है वो बहुत छोटा टाइम ले रहे हैं हम, और इसलिए जो पार्टिकल है वो ए से बड़ी कम आगे डिस्टेंस तक गया हुआ है। तो ये देखो अब, तो एक पार्टिकल ए पे जिसकी वेलोसिटी v1 है, लेकिन मैग्नीट्यूड v1 और v2 का बराबर है, मैग्नीट्यूड v1 और v2 का बराबर है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आप देखो ये सारी यहां डेरिवेशन की हुई है, इसको समझो जरा। देखो क्या किया, क्या है, जरा ध्यान देना प्लीज। ये v1 v2 मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v1 इज, लिख दो, यहां नहीं लिखा है, कहीं लिखा होगा मैंने पक्का। v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इक्वल टू v, ठीक है, इक्वल टू v, ये आपने लिख देना साइड पे, ठीक है। और क्या v1 इक्वल टू v2 है, नो, ऐसे नहीं लिख देना कभी, डायरेक्शन डिफरेंट है ना, डायरेक्शन डिफरेंट होने से वेलोसिटी डिफरेंट हो गई, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इसको ना, ये v1 और v2 को यहां अलग से बना रहा हूं, वो यही देखने वाली चीज है इसके अंदर, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में कई बार। क्या देखना, क्या ये देखो, इस v1 को हमने यहां पे बनाया सेपरेट, और v2 को भी सेपरेट बनाया। जो एंगल देखो हमने इस तरह से बनाना है कि यहां पे जो एंगल बन रहा होगा ना v1 का, वही एंगल यहां पे v1 का बने, आईडीए से, कोई इतना कोई वो नहीं है कि एग्जैक्ट आप एंगल मेजर करने लगो, ठीक है। और जो v2 का एंगल यहां बना है वही v2 का एंगल यहां पे भी बने, बस ये ध्यान देना है आपने, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आप किसी भी वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, ये हमने वेक्टर्स में डिस्कस किया हुआ है। और ये हमने यहां बनाया, जैसे ही हमने यहां ये बनाया, फिर हमने क्या देखा कि v1 माइनस v2 क्या होता है, v2 माइनस v1 इज चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या ले रहे हैं यहाँ, v2, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1, तो v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 ये वेक्टर है। आपको मालूम है ये कैसे बनाते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नहीं मालूम तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब पुरानी चीज़ें सब आनी चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया, अब फिर इसके आगे ये सब करने के बाद हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, कौन सी, देखो ABC, आप बोलोगे ABC कहां ट्राइंगल है, ये तो कर्व है, मैंने तभी बोला था डिस्टेंस कम लेना है, और हम इसको क्या मान सकते हैं कि ये लगभग स्ट्रेट है, इसलिए ये भी एक ट्राइंगल है। तो ABC is a triangle and OPQ is a triangle. These two triangles are similar to each other. तो ये बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ। सिमिलर होने की वजह से अब आपने क्या करना है, सिमिलर आपको पता है, आपने 10th में क्लास में पढ़ा है सिमिलर कैसे, आप पता करो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, ठीक है, ये आप पता करो। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। देखो अब दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होने के कारण हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो मैं क्या लिखूंगा, देखो लिखा हुआ है यहां, आप ये सारी कहानी, सिर्फ ज़्यादा इसमें वो नहीं है, डेरिवेशन मैथमेटिकल पार्ट बहुत कम है। ये लिख दिया AB इक्वल टू क्या हुआ,
ए बी इक्वल टू क्या हुआ, देखो ए बी इक्वल टू क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस है ना ए बी, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया। तो टेंजेंट ड्रॉ किए, उनको सब सेपरेट किया, कुछ नहीं है इसके अंदर और बताने वाला, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक्चुअली ये देखो दो ट्राइंगल सिमिलर बता दी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी होगी ये साइड अपॉन ए सी ये साइड, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां कौन सी साइड है, पी क्यू, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां कौन सी साइड है, ओ पी, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स आना चाहिए, नहीं आता है तो प्लीज पढ़ लो, ठीक है, वो अब नहीं यहां क्लियर किया जा सकता, ठीक है। अब ये आ गया, फिर हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी, ए बी अपॉन ए सी, तो आपको मालूम है ए बी अभी लिखा मैंने वी टी, ए सी आर है रेडियस, पी क्यू, पी क्यू को पी क्यू रहने दिया है, पी क्यू आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी है, तो पी क्यू को लिख के रखो यहां पे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, पी क्यू इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओपी क्या है, ओपी वी है, पता है आपको, देखो पीछे दिख जाएगा आपको, ठीक है, ओपी वी है। फिर हमने क्या किया, पी क्यू अपॉन टी, टी को यहां ले आए और v को ऊपर ले गए, तो क्या बन गया, पी क्यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने डिराइव कर दिया ये वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आपको मालूम है वी स्क्वायर अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर आर कैसे बन गया वो आपको आता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, उसको फॉर्मूले को लगाया तो हमारे को ए सी का वैल्यू मिल गई क्या, वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, छोटी सी डेरिवेशन है, इसको करोगे आप, कोई डिफिकल्टी आएगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो दूसरी डेरिवेशन कौन सी वाली, जिसमें हम रिलेशन फाइंड करेंगे ए टी और किसका, अल्फा का, ठीक है, ए टी और अल्फा का। तो ए टी और अल्फा का जब भी रिलेशन फाइंड करना है तो ऐसे ऐसे ही करना है हमने, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ठीक है। हम जनरली लिखते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, लेकिन उसमें वी आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या लिख दिया, ओमेगा आर। अब देखो फिर इसको v इज इक्वल टू क्या लिख दिया, डी वी बाई डी टी, डेरिवेटिव लिया दोनों साइड, ये जरूर बनाना भाई, इक्वल टू आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। आपको मालूम है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, ठीक है। और डी ये क्या चीज़ होती है, ये ए टी होता है, दिस इज नॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताया आपको, प्लीज़ ये ध्यान देना, ये है आपकी नेट एक्सेलरेशन, ये आपका ए टी है, ठीक है। तो ये आपका ए टी है, ये छोटी सी डेरिवेशन थी, कुछ नहीं था इसके अंदर, इसको अच्छे से कर लो। थैंक यू वेरी मच।